हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं मिस कनिका कुमार, जिन्होंने IBPS PO 2020 एग्जामिनेशन को अपने सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर किया है। बहुत बहुत बधाई कनिका जी आपको। Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. How is the feeling, Kanika? Finally, you have cleared this examination. It's like top of the world, one of the toughest examinations, and yes, I have cleared it. So before we get into your strategy, we would like to know कि आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई? I was graduated in 2019. At that time, I had a corporate job, but at that time, I didn't plan to go in banking sector. But things didn't go well, so I had to leave that job, and I started to pursue something related to competitive examinations. And I started to prepare for SSC and banking both at the same time. But unfortunately, I couldn't clear SSC. So that's why I started to look for something in banking examinations because it is one of the most transparent sector. So initially, I couldn't even clear a single prelims of 2019. But yes, when I got the right strategy at the right time, then yes, I cleared prelims, mains, and interview, a complete set of IBPS PO. कनिका, जैसे आपने बताया कि आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही थी एंड देन यू स्विच्ड ऑन टू बैंकिंग, तो ये माइंडसेट Yes, क्या ma'am. चेंज हुआ, हम वो जानना चाहते हैं. हाउ वाज दिस चेंज? Okay, so ma'am, 2019 year था when I got the campus placement. But उस टाइम पर मुझे ये लगा कि जो situations होती हैं, like when I work in corporate sector, so job security एक one of the major factors होता है जो missing था, and I was looking for it. So एक अच्छी bright student थी starting से, and my family also wanted कि मैं government sector में try करूँ in ministries or something like that. But मेरा कोई उसमें interest नहीं था. एंड एसएससी एंड बैंकिंग ही जब मैंने कुछ काफी सर्च करा उस चीज में, तो देन आई गॉट टू नो दैट बैंकिंग ही एक ऐसा सेक्टर है जो कम टाइम में अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है हमें. सो दैट इज व्हाई 2019 वाज द ईयर जब मैंने अपनी जो प्रिपरेशन थी उसे एक राइट डायरेक्शन दिया. कनिका, बहुत खुशी है ये जान के कि आपने अपने इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज किया और उस इंटरेस्ट के साथ आपने फाइनली आज IBPS PO एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया है. थैंक यू मैम. कनिका, क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आपकी जर्नी में रहे? मैम जब 2019 में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो IBPS PO ही फर्स्ट एग्जामिनेशन था जो मैंने दिया था उस टाइम. बट अनफॉर्चुनेटली मैं आई फेल्ड मिजरेबली इन प्रीलिम्स. क्वांट में आई रिमेम्बर एट दैट टाइम मुझे सिर्फ 3 मार्क्स मिले थे. आई वाज आउट ऑफ 35. एंड एट दैट टाइम आई वाज रियली शॉक्ड बिकॉज कॉमर्स स्टूडेंट होते हुए 3 मार्क्स इन क्वांट्स वाज वेरी लेस. सो तब मैंने रियलाइज किया कि व्हाट इज द राइट सिलेबस, स्ट्रैटेजी क्या है प्रिपरेशन की. एंड वही फेज था 2019 का जब बहुत खराब मार्क्स से मेरा एग्जाम जो था वो फेल हुआ था. एंड यही एग्जाम था 2020 का जो मैंने क्वालिफाई किया. सो इट इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी एंड राइट प्रिपरेशन, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड यस देन वी कैन अचीव इट. कनिका, 2020 के अटेम्प्ट में आपके क्वांट्स में कितने रहे? इट वाज 26.75. ओके, सो हम आपकी जर्नी 3 से लेकर के 26.75 की जानना चाहते हैं. व्हाट एक्चुअली चेंज्ड? क्या क्या चेंजेस आपने अपनी स्ट्रैटेजी में किए? और राइट स्ट्रैटेजी की आपने बात की, तो राइट स्ट्रैटेजी क्या है? मैम राइट स्ट्रैटेजी का मीनिंग एग्जैक्टली ये होता है कि जब हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं एक राइट डायरेक्शन में, तो हमें पहले सिलेबस को लुक फॉर करना चाहिए कि एग्जाम जो है वो एग्जैक्टली डिमांड क्या करता है. जब मेरे 3 मार्क्स थे देन उस टाइम पे मुझे आइडिया नहीं था कि सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसे जो टॉपिक्स है वो हमें 10 to 15 मार्क्स इजिली दिलवा सकते हैं इन अ पीओ एग्जाम. एंड क्लरिकल में तो एग्जैक्टली लाइक 20 मार्क्स के आसपास ये सब होता है. 10 मार्क्स तो सिंप्लीफिकेशन के ही होते हैं. सो जब मैंने ये सब देखा कि हाँ मॉक टेस्ट के थ्रू, उस टाइम पे लाइक मैंने मॉक टेस्ट भी नहीं लगाए थे जब मैंने IBPS PO का एग्जाम दिया था, बट मॉक टेस्ट के थ्रू एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड अच्छे टीचर्स के गाइडेंस मिले. एंड देन मुझे ये लगा कि यस इट इज द राइट टाइम कि लॉकडाउन में अपने आप को बहुत ज्यादा बूस्टअप करने के लिए एंड सारे टॉपिक्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके, बिकॉज जब हम अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर करते हैं, जब हम DI सॉल्व करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो अल्टीमेटली हमारे अर्थमेटिक के जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन. सो जब हम अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल लाइक बिल्डअप करते हैं, जो मैंने कहा कि राइट स्ट्रैटेजी, अच्छी प्रिपरेशन ही जो है वो हमें एस करवा सकती है बाकी एस्पिरेंट्स के आगे.
ये तो हमने समझ लिया आपसे, आपके एक्सपीरियंस से कि राइट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब हम रिटन सेक्शन की बात करते हैं, प्रीलिम्स और मेंस की। तो किस तरीके से आपने इन सेक्शंस को तैयार किया था और कैसी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की थी? हम स्टार्टिंग में तो आई स्टार्टेड विद द बेसिक्स, लाइक क्वांट्स के जो बेसिक्स होते हैं, सिंप्लीफिकेशंस, टेबल्स लर्न करना, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी डीआईज वगैरह होते हैं वो सॉल्व करे। एंड देन धीरे धीरे मैंने मूव ऑन करा जो अरिथमेटिक के जो टॉपिक्स होते हैं, लाइक टाइम इन वर्क, टाइम डिस्टेंस एंड सो ऑन। एंड जब मैंने रिटन एग्जाम जब पास आता था तो मॉक टेस्ट जो थे वो अपने जो थे नंबर ऑफ मॉक टेस्ट वो काफी ज्यादा कर दिए। सिमिलर सो मॉक टेस्ट ही जो है वो हमें अपनी स्पीड को और ज्यादा बूस्ट अप करने में हमें हेल्प करते हैं। सो दैट वाज अबाउट फॉर क्वांट्स दैट दिस इज वर माय स्ट्रेटजी। कनिका, हमने राइट स्ट्रैटेजी की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी, उसको आपने कैसे किया? मैम स्टार्टिंग में तो मैंने प्रीलिम्स में जब प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की, सो स्टार्टिंग से मैंने कॉन्ट्स के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया, बिकॉज आईबीपीएस पीओ जो था वो मेरा काफी बुरी तरीके से मैथ्स में जो था वो फेल था। सो रीजनिंग में मेरे फिर भी डिसेंट मार्क्स थे, बट क्वांट्स वाज द एरिया जहाँ पर मैं बहुत ज्यादा वीक थी। सो क्वांट्स में मैंने स्टार्ट किया सिंप्लीफिकेशन, डीआई, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एंड वो करते करते धीरे धीरे अपने आप स्पीड जो थी वो बूस्ट अप हो गई आफ्टर 2-3 मंथ्स ओनली। एंड फॉर रीजनिंग पजल्स एक ऐसा जो एरिया होता है जो काफी स्टूडेंट्स का वीक होता है, एंड सेम वाज द केस विद मी कि पजल्स जो थे स्टार्टिंग में तो लाइक 25 to 30 मिनट्स लगते थे एक सिंगल प्रीलिम्स के पजल को बनाने के लिए। एंड जब ये जर्नी मेरी चली बिल्कुल लॉकडाउन की एंड आईबीपीएस पीओ का एग्जाम आया, तो वही पजल्स जो थे सेम पजल्स 1.5-2 मिनट्स के बीच में जो थे वो बन जाते थे। सो जो ये जर्नी होती है पजल्स की वो काफी ज्यादा ट्रिकी होती है, एंड उस टाइम पे अपने आप को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रखना कि हाँ अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, वो बहुत डिफिकल्ट था। सही स्ट्रैटेजी ये थी कि उस टाइम पर अच्छे टीचर्स की गाइडेंस। सो मैम प्रीलिम्स में जो पजल्स वाला पार्ट था वो काफी ट्रिकी था, एंड बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से ही लाइक ऑलमोस्ट पर डे के आई यूज टू मेक 15 to 20 पजल्स ऑफ प्रीलिम्स, एंड 2 to 3 मेंस पजल्स जो हैं वो मस्ट होते हैं किसी भी एस्पिरेंट के लिए अगर मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो। मेंस में एक्चुअली वी डोंट हैव टू मेक द पजल्स, बट उस टाइम पर जो माइंडसेट होता है कि हमें जो मिसलेनियस पार्ट होता है उसे बनाने के लिए हमें पजल्स से ही जो हमारा माइंड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है उस टाइम पे, बिकॉज राइट क्वेश्चंस को पिक करना मेंस में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो कि एक एस्पिरेंट को बाकी एस्पिरेंट्स के मुकाबले में आगे लेकर के जाती है। सो पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट्स एंड बाकी जो मिसलेनियस पार्ट था वहां से मैंने प्रीलिम्स में स्टार्ट किया। एंड जब धीरे धीरे प्रीलिम्स में मेरी स्पीड बूस्टअप होती गई तो आई 2 to 3 मंथ्स के बाद मैंने मेंस की प्रेपरेशन जो थी अपनी स्टार्ट साथ साथ ही स्टार्ट कर दी थी। बिकॉज जब मैं बाकी एस्पिरेंट्स की स्टोरीज सुनती थी स्टडी आईक्यू चैनल पर भी काफी, एक सत्यम सिंह लास्ट ईयर एक इंटरव्यू आया था उनका, काफी मोटिवेशनल इंटरव्यू था कि उन्होंने भी ये बोला कि मेंस की जो प्रिपरेशन है वो हमेशा प्रीलिम्स के साथ ही साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए। बिकॉज अगर हम अलग अलग प्रिपेयर करेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, एंड उस टाइम पे हम सिर्फ प्रीलिम्स ही क्वालिफाई कर पाएंगे, मेंस तक हम फिर नहीं उसे एस कर पाएंगे। सो प्रीलिम्स एंड मेंस के साथ साथ मैंने प्रिपरेशन रखी फॉर क्वांट्स एंड रीजनिंग, and for English daily reading for editorials, The Hindu newspaper, and quizzes लगा सकते हैं, and quizzes मैं लगाती थी, काफी सारे चैनल्स हैं, and from various websites also काफी सारी quizzes मिल जाती हैं। सो इंग्लिश के लिए रीडिंग इज द मेन पार्ट कि अगर हम रीडिंग करेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स जो होती है वो बैंकिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को बिल्डअप करना, सिर्फ एक रीडिंग ही एक ऐसी चीज है जो कि हमें आगे एस कर सकती है उस चीज में। एंड फॉर जीके गौरवगढ़ सर, आई थिंक उनसे बेटर मुझे तो कोई भी और एजुकेटर का कंटेंट एंड उनका जो वे ऑफ टीचिंग है वो नहीं लगा। गौरवगढ़ सर का जो पढ़ाने का जो वे है, जैसे वो हर चीज को बार रिपीट करते हैं, वो एग्जाम में अपने आप ही मतलब उनकी जो वॉइस है ना वो एकदम से लाइक क्लिक होती है माइंड में कि हाँ तो मतलब सर का जो इस बार तो काफी ज्यादा ट्रिकी एग्जाम्स आए थे मेंस के फॉर एसबीआई पीओ में आई वाज टिल द इंटरव्यू स्टेज, एंड आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क ऑल्सो, एंड सबकी जीके जो थी वो काफी ट्रिकी थी। बट गौरव सर ने काफी डिटेल में जो था वो कवर करा था, हर उनका वे जो है वो काफी अच्छा। लाइक कोई भी अगर एक स्टेट का फॉर एग्जाम्पल यूपी का कुछ भी अगर न्यूज है तो वो यूपी से रिलेटेड जो भी 3-4 मंथ्स का जितना भी पास होता है वो सारा रिवाइज करवा देते हैं एक बारी में। सो रिविजन में बहुत ज्यादा उस चीज में उनकी हेल्प मिली, एंड बैंकिंग अवेयरनेस की भी वीडियोस उनकी ऐप में एक टाइप पर रहती है, एक साइट पर सब कुछ है। सो आई थिंक इज द कंप्लीट पैकेज फॉर जीके, अगर उनसे करें तो वेरी इजीली वी कैन गेट गुड स्कोर इन दैट। एंड इंग्लिश ऑल्सो काफी गौरव सर जो बोलते हैं
उनकी जो वॉइस है वो हमें इंग्लिश में भी काफी ज्यादा हेल्प करती है. सो दैट वाज द की फॉर जीके. ऑल्दो कनिका, आपने बताया कि कितना ज्यादा स्टडी आईक्यू हैज बीन एन इंस्ट्रूमेंटल इन योर सक्सेस स्टोरी, बट आपसे पूछना चाहेंगे व्हाट डिफरेंस हैव यू फेल्ट आफ्टर द गाइडेंस ऑफ स्टडी आईक्यू? मैम एक्चुअली स्टार्टिंग में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मैं जीके पे ज्यादा फोकस नहीं करती थी. बट जब लॉकडाउन हुआ एंड मई में, आई थिंक 23rd या 24th मई वाज द डे, मुझे याद है, जब मैंने स्टडी आईक्यू का जो गौरव सर जो पेड कोर्स है वो परचेज किया. एंड उसे परचेज करने के बाद लाइक मैंने थोड़ी प्रीवियस वीडियोस सर की सुनी, लास्ट जो मई की स्टार्टिंग की वीडियोस थी, एंड धीरे धीरे मैंने उससे ही अपना सारा कवर अप करना शुरू करा उन वीडियोस से. सो जीके के लिए तो लाइक मुझे याद है कि मेंस के टाइम पर आई यूज टू गिव 5 to 6 hours टू जीके, एंड गौरव सर की जो वीडियोस थी वो ऑन लूप आई यूज टू लिसन टू देम. एंड लाइक ऐसा होता था कि अगर थक भी गए हो तो लाइक पुट ऑन योर एयरफोन्स एंड बस वीडियोस को कंटिन्यूअसली सुनते रहो. बिकॉज अगर हम पीडीएफ नहीं भी पढ़ रहे हैं बट सर की वॉइस सुन रहे हैं तो वो ही बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल देती थी. सो जब एग्जाम होता था तो उस टाइम पर नर्वसनेस तो सबको ही होती है, बट जीके इस बार बहुत ज्यादा एक अनफॉर्चुनेट चीज हुई थी जो एग्जाम्स में हुई थी. क्वांट्स एंड रीजनिंग जो थे वो फिर भी ओके थे, बट जीके में इट वाज लाइक कि अगर आपने बहुत इन डेप्थ स्टडी करी हुई है तो ही आप अच्छे उसमें लाइक कट ऑफ स्कोर करना भी जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है आईबीपीएस पीओ में. एसबीआई में तो ऐसा कुछ नहीं है, बट आईबीपीएस पीओ में यू हैव टू स्कोर द सेक्शनल कट ऑफ ऑल्सो. वो आपका क्लियर होना चाहिए. सो सेक्शनल निकालना भी कई बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बिकॉज जो जीके जो थी वो थोड़ी ट्रिकी थी, इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे गए थे क्लर्क एग्जाम में भी इवन. सो गौरव सर की वीडियोस जो हैं वो काफी हेल्पफुल हैं उस चीज के लिए. कनिका, जैसे आपने मेंशन किया कि आप भी किसी टॉपर के वीडियो देखते थे एंड यू गॉट इंस्पायर्ड बाय हिज जर्नी, मुझे विश्वास है कि बहुत सारे लोगों को आप अपनी जर्नी से इंस्पायर करने वाली हैं अपनी स्ट्रैटेजी से. कनिका, एक करेक्ट माइंडसेट क्या होता है जो एस्पिरेंट है, जो पहली बार इस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं? एक करेक्ट माइंडसेट की अगर हम बात करें तो हम करेक्ट माइंडसेट जो है वो स्टार्ट होता है कि हमें अपने आप को, अपने मेंटल वेलबींग को बहुत स्ट्रांग रखना है. कि अगर एक एग्जाम नहीं निकला तो ये नहीं कि हम उस टाइम पर डिमोटिवेट होके बैठ जाएं या हम सोचे कि हाँ नहीं अब नहीं होगा. सो हमें कॉन्टिन्यूसली अपनी प्रिपरेशन को वो राइट डायरेक्शन देनी होती है. बिकॉज एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब हम इतना प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ अब जो भी एग्जाम आएगा वो नहीं रुकेगा. सो अगर हमें उस पॉइंट पे पहुंचना है तो हमें अपने आप को कॉन्टिन्यूसली मोटिवेटेड रखना पड़ेगा. हम कितनी भी स्टोरीज सुन लें, किसी की भी वीडियोस देख लें, बट अल्टीमेटली हम ही हैं जो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं. एंड अपनी प्रेपरेशन हमें इस तरह से रखनी चाहिए कि जब हम रात को सोए तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि यस आज मैंने अपना जो पूरा डे है उसे यूटिलाइज किया है, मैंने अपना कोई भी सिंगल मिनट वेस्ट नहीं किया. एंड जैसे जैसे जो टीचर्स के लिए जो हम जिन्हें फॉलो करते हैं, जिनको भी हम अपना गाइड मानते हैं, उन्हें हमें 100% फॉलो करना चाहिए. उनकी गाइडेंस को हमें बिल्कुल जैसा वो बोले एक एक चीज वैसी करनी चाहिए. बट उसके बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते देन यू शुड चेंज योर गाइड, यू शुड चेंज योर मेंटोर. बट एक बार उन पर फुली ट्रस्ट करके अपना 100% मेरे अकॉर्डिंग देना चाहिए. कनिका, जैसे आपने भी बात की, डीआई की बात की, पजल की बात की, और कितना इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें करना, बट एक बार एक रेसिस्टेंस आ जाता है एक एस्पिरेंट्स में कि हमने बहुत बार ये कर लिया, वी कैन स्किप इट. हाउ टू बी रेजिस्टेंट टू दिस माइंडसेट? मैम आई थिंक जब तक हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता उस दिन तक हमें रेजिस्टेंट नहीं होना चाहिए. बिकॉज एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज जब हमारे अंदर आ जाएगी तो सारी यूनिवर्स जो है वो आई गेस हमारे अगेंस्ट हो जाता है उस चीज में. जब हम अपने फाइनल सिलेक्शन तक अपनी प्रेपरेशन है उसे वैसे ही रखते हैं, जो टारगेट्स जैसे हमने, जैसे लाइक मेरे टारगेट्स ये होते थे मुझे पर डे 15 to 20 पजल्स प्रीलिम्स के सॉल्व करने हैं, 2 मेंस पजल सॉल्व करने हैं, तो फाइनल सिलेक्शन वाले डे तक आपको वो चीज करनी है. चाहे आपका मन करे या ना करे, यू कांट स्किप दैट. बिकॉज अगर ऐसा हुआ कि जैसे आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, देन आपने जो अपने डेज थे 15 to 20 डेज वो आपने वेस्ट कर दिए. एंड 15 to 20 डेज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, वो हमें बाकी एस्पिरेंट्स के मुकाबले में बहुत पीछे ले जाते हैं. सो अगर हमें अपना फाइनल सिलेक्शन चाहिए, अपना अल्टीमेट जो गोल जो हम अपने माइंड में सोचते हैं वो चाहिए, तो हमें रेजिस्टेंट तो इस चीज में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. जो हमारे डेली टारगेट्स होते हैं हमें उसे लेकर के चलना चाहिए. लाइक प्रीलिम्स तक तो मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं. एंड मेंस में सबकी स्ट्रैटेजी तो होती है वो अलग हो जाती है आगे जाके. कुछ लोग मॉक टेस्ट देते हैं मेंस के एंड कुछ जो है वो सबमिट करके सॉल्व करते हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल. बट प्रीलिम्स तक तो आप बिल्कुल भी उस चीज में वो नहीं कर सकते कि हाँ अब मैं बहुत ज्यादा, मुझे पजल्स आ गए हैं, मुझे डीआईएस बनाने आ गए हैं, अब मैं नहीं करूँ. बिकॉज उस टाइम पर जाके कभी कभी ऐसा हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में कि नर्वसनेस आ जाती है कि मैंने ये 5 to 10 डेज पहले मैंने प्रैक्टिस नहीं किया तो अभी मुझसे बनेगा नहीं. सो जब हमें उस टाइम पे कॉन्फिडेंस अपने आप को दिलवाना है कि हाँ अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे वो आता है वो चीज सॉल्व करना,
तो वो चीज तभी होगी जब हम उसे डेली बेसिस पर बिल्कुल लास्ट डे तक हम अपने एग्जाम तक उसे प्रिपेयर करें, उसे रोज हम प्रैक्टिस करें, तो ही हम उस चीज में अपने आप को पूरा 100% दे पाएंगे एग्जाम में। कनिका, जैसे आपने बताया कि जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे और इस अटेम्प्ट में ऑब्वियसली आपने मॉक टेस्ट दिए, तो क्या कितना इंपॉर्टेंस है मॉक टेस्ट का और उसको करने का सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मैम आई हैव हर्ड बहुत सारे लोग जो है वो 2 to 3 मॉक टेस्ट जो है वो प्रीलिम्स के पर डे लगाते हैं, बट मुझे वो स्ट्रैटेजी जो थी वो यूजफुल नहीं लगी। स्टार्टिंग में तो मैंने भी यही करा कि 3 to 4 मॉक टेस्ट में रोज देती थी एंड उन्हें एनालाइज करती थी, बट एनालाइज का कुछ ज्यादा मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, मैं सेम मिस्टेक्स जो थी वो बार बार रिपीट करती थी। बट देन मुझे ऐसा लगा कि वाई नॉट कि मैं एक दिन में एक ही मॉक टेस्ट दूं, उसे प्रॉपरली एनालाइज करूँ कि मैं कहाँ कहाँ अभी भी वीक हूँ, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ मैं और ज्यादा इंप्रूव कर सकती हूँ। सो मॉक टेस्ट जो है वो हमें हमारा जो रियल फेस होता है वो हमें दिखाता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर। सो मेरे हिसाब से तो जब भी हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे हमें फर्स्ट एक मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। जब मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट लगाया था तो आई गेस आई स्कोर्ड अराउंड 25 to 30 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन दैट। सो उस टाइम पे काफी डिमोटिवेटिंग लगा कि हाँ ब्राइट स्टूडेंट होकर के भी मैं सिर्फ इतने मार्क्स स्कोर कर रही हूँ, बट देन अपने आप को समझाना पड़ता है कि नहीं अभी सिर्फ इतने हैं तो आगे जाकर के वी कैन इम्प्रूव। तो वही 25 मार्क्स जो थे वो मेरे क्लरिकल में ऑलमोस्ट आई कुड स्कोर अराउंड 80 to 85 मार्क्स मेरे इजिली आ जाते थे फिर मॉक टेस्ट में। एंड पीओ के एग्जाम्स में अराउंड 65 to 70 तक मैं फिर मॉक्स में स्कोर करने लग गई थी। सो अगर आप मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग तो इन प्रीलिम्स, बिकॉज वो हमारी स्पीड को बूस्ट करते हैं, हमें अपना रियल जो है हमें अपना रियल फेस दिखाते हैं कि हम कौन से क्वेश्चंस में कितना कम टाइम ले रहे हैं, किसमें हम कितना ज्यादा टाइम ले रहे हैं। सो फॉर प्रीलिम्स दिस वाज माय व्यू पॉइंट फॉर मॉक टेस्ट। कनिका, ये तो हमने आपकी रिटन एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी की बात कर ली, अब हम आते हैं इंटरव्यू स्टेज पे। तो किस तरीके से आपने अपने आप को इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रेजेंट किया, क्या तैयारी आपकी रही? मैम इंटरव्यूज मैंने 2 दिए थे फॉर एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ। एंड उसमें स्टडी आईक्यू का बहुत बड़ा मेजर रोल था मेरे लिए, बिकॉज इंटरव्यू के लिए 2-3 मेन पॉइंट्स जो थे जो हमें याद रखने चाहिए। एक सेल्फ इंट्रोडक्शन हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, करंट अफेयर्स शुड बी वेरी स्ट्रांग, बैंकिंग रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन होता है बैंक से रिलेटेड जो भी उनका होता है वो सब हमारा काफी अच्छा होना चाहिए, हमें काफी इन डेप्थ अच्छी उसकी नॉलेज होनी चाहिए फॉर द बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स। एंड जो करंट सिनेरियोज होते हैं उस टाइम पे फार्मर्स प्रोटेस्ट काफी ज्यादा हाईलाइटेड था जब हमारे इंटरव्यूज हो रहे थे, तो ऐसे ये क्वेश्चन मुझसे एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में भी पूछा गया था। सो करंट सिनेरियोज को जो हाँ मैंने वो स्टडी आईक्यू के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे काफी सारे जो वीडियोस आते रहते हैं डेली बेसिस पे, और इंटरनेशनल वीडियोस भी आती है जो वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड होती हैं। एंड सो इंटरव्यू सेक्शन के अंदर तो ये सब जो 4 जो की पॉइंट्स जो भी मैंने बताए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, आपको अपना एक इन डेप्थ पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप क्या हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, एंड आप बैंकिंग के लिए क्यों आए हो। एंड करंट सिनेरियोज के लिए स्टडी आईक्यू का बहुत बड़ा रोल था। मेरे फार्मर्स प्रोटेस्ट से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था एसबीआई पीओ में। एंड फॉर बैंकिंग रिलेटेड एक क्वेश्चन था कुछ उस टाइम पे, आई कुडंट रिमेम्बर राइट नाउ, वो गौरव सर ने उस टाइम पर समझाया था जब उस टाइम पर वो चीज चल रही थी। सो एंड रेपो रेट्स वगैरह से रिलेटेड भी क्वेश्चंस चल रहे थे, सो सर जो है अपने वीडियोस में ये सब कवर करते थे। एंड दिस वाज माय स्ट्रेटजी फॉर इंटरव्यू। If you can share some questions that were put up to you during the interview. Yes, ma'am. In IBPS PO, when I entered the room, the first question was vaccines से related था। the 2 वैक्सीन कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन जो इस टाइम पे लग रही है, एंड वो 2 क्वेश्चन वो वैक्सीन से रिलेटेड वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड उसमें दे वर क्वाइट सेटिस्फाइड जो मैंने आंसर दिया। सेकंड क्वेश्चन मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड था कि मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, तो उन्होंने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि करंट रेशियो क्या होती है, एंड आइडल करंट रेशियो अगर आपको ये दी गई है, एंड उसके बाद उन्होंने उसे बैंकिंग से रिलेट करा, अगर आप ऑफिसर हो एंड आपको लोन देना है, सो इतनी रेशियो है, सो विल यू गिव दैट लोन और नॉट। सो उस चीज का एग्जाम्पल आंसर मैंने थोड़ा सा गलत दिया, बट उस चीज में देवर सेटिस्फाइड, उन्होंने कहा कि यस वी नो दैट यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, सो आपने जो आंसर दिया वी आर ओके विद दैट। एंड लास्ट क्वेश्चन एक और उन्होंने जाते टाइम मुझसे पूछा था कि व्हाट इज डिजिटल बैंकिंग, सो उसका भी मैंने आंसर उन्हें सेटिस्फैक्टरली दिया था, एंड दे वर क्वाइट सेटिस्फाइड विद माय इंटरव्यू। कनिका, हमने सारी एस्पेक्ट्स की बात कर ली इस एग्जामिनेशन में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बट एक और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने एसबीआई पीओ का भी एग्जामिनेशन दिया है एंड आईबीपीएस पीओ यू हैव फाइनली क्लियर्ड इट और आप आज फाइनल लिस्ट में हैं, क्या डिफरेंस हो जाता है आईबीपीएस पीओ के एग्जामिनेशन और अन्य बैंकिंग एग्जामिनेशन में? क्योंकि पैटर्न तो ऑलमोस्ट सेम होता है, बट क्या एक्चुअली डिफरेंट होता है उन एग्जामिनेशंस के बीच में?
मैम एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ के जो मेंस एग्जाम्स थे उनमें बस एक डिफरेंस मुझे ये लगा कि सेक्शनल कट ऑफ्स का था, जो आईबीपीएस में थी बट एसबीआई में नहीं थी। बट एसबीआई में मेरे मेंस में जो मार्क्स थे वो सिर्फ कट ऑफ से 3 मार्क्स ऊपर थे, सो दैट्स व्हाई आई कुडंट मेड इट टू द फाइनल लिस्ट। बट मोर और लेस जो पैटर्न होता है आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ का, क्वेश्चंस का लेवल जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। आईबीपीएस पीओ में कोई क्वेश्चन फॉर एग्जांपल अगर रीजनिंग हार्ड आ रही है तो एसबीआई ने जीके हार्ड कर दी थी। सो अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चंस जो बना रहे हैं वो फ्रेम कर रहे हैं कि वो कौन से क्वेश्चन कौन से सेक्शन को ज्यादा हार्ड कर देंगे। अदरवाइज मैंने कभी ऐसा अपना कोई गोल सेट नहीं करा कि मुझे यही पर्टिकुलर एग्जाम जो है वो क्लियर करना है। मुझे था कि मुझे बस बैंकिंग में जाना है, बीट क्लर्क या पीओ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा था उस टाइम पे। बट येस आई वाज इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स क्लर्क बिकॉज मुझे लगता था कि क्लरिकल एग्जाम को क्वालिफाई करना ज्यादा इजी है। बट मेरे केस में वो ऑपोजिट हो गया, जब मेरे फाइनल रिजल्ट्स आए तो क्लरिकल का एग्जाम मेरा क्लियर नहीं हुआ बट पीओ का हो गया। So that was the thing that was unplanned for me. कनिका, आप क्या मैसेज या सजेशन देना चाहती हैं उन एस्पिरेंट्स को जो आईबीपीएस पीओ बैंकिंग एग्जामिनेशन को टारगेट करे और अन्य बैंकिंग एग्जामिनेशन को भी वो लेकर चल रहे हैं? मेरा मैसेज ये रहेगा सारे एस्पिरेंट्स के लिए कि स्टार्टिंग जब आप कर रहे हैं, अगर आप एक बिगनर हैं तो पहले आपको अपना सिलेबस जो है वो पूरा गो थ्रू करना चाहिए कि एग्जाम डिमांड क्या कर रहा है। एंड जब आपकी प्रिपरेशन अपने आप अच्छी होने लग जाएगी धीरे धीरे मॉक टेस्ट वगैरह के थ्रू एंड अपनी सेल्फ स्ट्रैटेजी एंड प्रिपरेशन के थ्रू, तो उस टाइम पर भी कुछ फेजेस ऐसे आते हैं कि लाइक यू फील डिमोटिवेटेड कि हाँ आज ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ एंड ऐसे कैसे नहीं हुआ, इतने टाइम से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। सो उस टाइम पे आपको अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा बिकॉज अल्टीमेटली यू आर द वन हु इज गोइंग टू मोटिवेट योरसेल्फ। सो अपने आप को बाकी सब चीजों से दूर करके एंड यू हैव टू गिव ओनली 1 to 1.5 ईयर आई गेस फॉर दिस। इससे ज्यादा अगर आपको लग रहा है तो तब भी कोई ऐसा इशू नहीं है बिकॉज सबकी जो है माइंडसेट अलग होता है, सबका प्रिपेयर करने का वे अलग होता है। सो अगर कोई पहले क्वालिफाई करता है तो आपको उससे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि उसने कम में कर लिया टाइम एंड में ज्यादा में कर रही हूँ। सो अपने आप को बस यही है कि अगर आप डेली सुबह उठ रहे हैं तो आपका टारगेट जो है आपके माइंड में पूरा क्लियर होना चाहिए कि आपको ये एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं मुझे आज क्या क्या पढ़ना है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको ये सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि हाँ जो मैंने आज पढ़ा है उस चीज का मेरी प्रिपरेशन में अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। थैंक यू सो मच कनिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द सक्सेस। और स्टडी आईक्यू की टीम को आप पर गर्व है और हमें बहुत खुशी है कि हम आपकी इस सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन पाए। थैंक यू सो मच थैंक यू सो कनिका। मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक